में हमने ब्लड ग्रुप का अध्ययन किया, ब्लड के क्लोट रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया का अध्ययन किया। आज की इस ऑनलाइन क्लास में एक नया टॉपिक अपना ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं क्या चीज़ होती हैं। तो देखो ब्लड वेसल्स जो हैं वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, अर्थात ये नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, यानी हमारे शरीर में उपस्थित वे नलिकाकार संरचनाएं जिसमें ब्लड का फ्लो होता है, रुधिर का प्रवाह होता है, वो क्या कहलाती है? रुधिर वाहिकाएं कहलाती हैं। तो कैसी स्ट्रक्चर है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, नलिकाकार संरचनाएं होती हैं और जिसमें रुधिर का प्रवाह होता है वो संरचनाएं क्या कहलाती है? रुधिर वाहिकाएं कहलाती हैं। देखो ब्लड वेसल्स जो हैं इनको एनसीईआरटी के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है और राजस्थान पाठ्यक्रम के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि हमारे शरीर में 3 प्रकार की नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जिनमें रुधिर का प्रवाह अलग अलग प्रकार से होता है, तो उसको 3 भागों में बांटा गया। लेकिन मोस्टली जो है वो 2 नलिकाकार संरचनाएं होती है, क्योंकि जो तीसरी है वो उनके बीच में कनेक्टिव साइट का काम करती है, यानी जोड़ने का काम करती है, जोड़ने के स्थल का काम करती है, इसलिए एनसीईआरटी में उसको अलग से नहीं माना गया है। देखो बात करते हैं हम सबसे पहली जो संरचना आती है वो आती है आर्टरीज। कौन सी है? आर्टरीज, यानी धमनियाँ, धमनी। और 2 नंबर पर आती है वेन्स, यानी कई प्रकार की वेन होती है, वेन्स होती हैं जिन्हें हिंदी में शिराएँ कहते हैं। और 3 नंबर पर अपनी कैपिलरीज है। कैपिलरीज, ध्यान देना, रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाएं। अब देखो ये जो आर्टरीज हैं ये आगे जाकर के अत्यंत महीन नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें आर्ट्रियोल्स कहते हैं, धमनिकाएं कहते हैं। क्या कहा जाता है? धमनिकाएं कहा जाता है। ये धमनिकाएं फिर आगे जाकर के, यदि बात की जाए स्ट्रक्चर में, आगे जाकर के और अधिक नलिकाओं का निर्माण कर देती हैं, पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं और ये शाखाएं क्या कहलाती हैं? कैपिलरीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये जो जितनी भी शाखाएं हैं इनको क्या कहा जाता है? कैपिलरीज कहा जाता है, यानी रक्त केशिकाएं कहा जाता है। फिर ये आगे जाकर के किस में खुल जाती है? वेनुल्स में खुल जाती है। किस में खुल जाती है? वेनुल्स में, यानी जो शिराएं हैं वो आगे जाकर किसका निर्माण करती है या किस से बनी होती है? सिरिकाओं से बनी होती है, या शिराओं की पतली नलिकाएं क्या कहलाती है? सिरिकाओं वेनुल से कहलाती है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएँ, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। नंबर 1 आर्टरीज है, आर्टरीज आगे जाकर आर्ट्रियोल्स में खुलती हैं और आर्ट्रियोल्स आगे जाकर कैपिलरीज में खुलती हैं। कैपिलरीज अंतिम छोर पर वेनुल्स में खुलती है और वेनुल्स आगे जाकर किस में खुल जाती है? वेन्स में खुल जाती है। और एक पूरा का पूरा गुंथा हुआ जाल हमारे शरीर में पाया जाता है जिसमें रुधिर का क्या किया जाता है? संचरण किया जाता है। देखो हम बात करते हैं पहले आर्टरीज की, धमनी की बात करते हैं, शिरा की बात करते हैं। हमारे शरीर में उपस्थित ये जो नलिकाकार संरचनाएं हैं जो रुधिर का प्रवाह करती है, जिन्हें क्रमशः हम क्या कहते आए हैं? धमनी, शिरा तथा रक्त केशिकाएं कहते हैं। इनकी जो वॉल है, देखो किसकी बात करें हम? आर्ट्रियोल्स की बात कर लें या आर्टरीज की बात करें? आर्टरीज और वेन्स। किसकी बात करें? आर्टरीज और वेन्स। इनकी जो वाल है, जो दीवार है, जो भित्ति है, वो 3 लेयर की बनी होती है। कितनी लेयर्स की बनी होती है? 3 लेयर्स की बनी होती है। वो लेयर्स कौन कौन सी हैं? तो देखो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, उनमें यदि बात की जाए आपको समझ में आया होगा कि मैंने 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं बताई हैं, जिनमें आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है। ये 3 प्रकार की पाई जाती है। तो इनकी वॉल कितनी लेयर की बनी होती है? 3 लेयर की बनी होती है। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे बाहरी परत है ये ट्यूनिका एक्सटर्ना। ध्यान से देखना क्या बताया मैंने, यानी ट्यूनिका एक्सटर्ना के बारे में, दैट इज़ आउटर लेयर। यह बाहरी परत है, बाहरी सतह है। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया इसका कि ये बाहरी सतह है। नंबर 2 देखो इसके बारे में, यह कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है।
किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। हम कह सकते हैं ढीले संयोजी ऊतक की बनी होती है, संयोजी ऊतक की बनी होती है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें ध्यान से देखना, नॉन इलास्टिक फाइबर्स तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात कर रहा हूँ। ये रुधिर वाहिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है, बाहरी स्तर होती है, आउटर लेयर है। ये किसकी बनी होती है? कनेक्टिव ऊतक की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है, संयोजी ऊतक की। और वो संयोजी ऊतक भी किस प्रकार का है? ढीले संयोजी ऊतक की बनी होती है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? तो इसके अंदर नॉन इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं, या देखो इसको हम बोले कोलेजन। ध्यान से देखना, कोलेजन यानी अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु की ये बनी होती है। तो पहली परत कौन सी होगी इसकी? ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब नंबर 2 बात करें तो ध्यान से देखना, इसके अंदर जो नंबर 2 है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया, ये ट्यूनिका जो मीडिया है ये रक्त वाहिकाओं की मिडल लेयर है। कैसी लेयर होती है? मिडल लेयर। और मिडल लेयर का मतलब है कि ये किसकी है? मतलब ये भीतरी परत होती है। मिडल का मतलब मध्य की जो परत है, ये मध्य परत है, बीच में पाई जाने वाली परत है। ये जो परत है ये किस प्रकार की? सर्कुलर मसल्स की बनी होती है। अर्थात हम बात करें ये है अरेखित वर्तुल पेशी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अरेखित वर्तुल पेशी की बनी होती है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? नॉन इलास्टिक फाइबर है, और यहाँ पर क्या है? इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। तो नंबर 2 की हमने बात की। नंबर 2 है अपना ट्यूनिका मीडिया, दैट इज मिडल लेयर। यह इसकी मध्य परत होती है, जो किसकी बनी होती है? सर्कुलर मसल्स की बनी होती है। हम बात करें अरेखित पेशी की बनी होती है, और ये इलास्टिक फाइबर युक्त होती है। हम कह सकते हैं प्रत्यास्थ तंतु में होती है। अब नंबर 3 जो लेयर है उसकी बात करते हैं। देखो नंबर 3 में आ जाएगा अपना ट्यूनिका इंटीमा। ध्यान से देखना, ट्यूनिका इंटीमा ये सबसे आंतरिक परत है। तो दैट इज इंटरनल लेयर। ये कैसी परत है? सबसे आंतरिक परत है, और इसे हम अंत उपकला कह सकते हैं। और ध्यान से देखने वाली बात है, ये जो इंटरनल जो लेयर है, सबसे भीतरी जो परत है, इसे मैंने क्या नाम बताया? ये अंत उपकला कहलाती है, एंडोथीलियम कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोथीलियम कहलाती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? अंत उपकला कहते हैं। और इसका निर्माण किससे होता है? तो यदि इसके निर्माण की बात की जाए तो ये सल्की उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सल्की उपकला की बनी होती है। इस प्रकार से हमारे शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार की ब्लड वेसल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसकी बात कर लें? आर्टरीज की बात करें, वेन्स की बात करें, कैपिलरीज की बात करें, उन तीनों ब्लड वेसल्स की जो दीवार है, जो वॉल है, वो 3 प्रकार की परतों से बनी होती है, 3 लेयर से बनी होती है। सबसे पहली लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, नंबर 2 पर अपना था ट्यूनिका मीडिया, और नंबर 3 पर अपना है ट्यूनिका इंटीमा। ये तीनों मिलकर के उसका निर्माण करती, किसका? उसकी दीवार का निर्माण करने का काम है करती है। अब हम बात करते हैं 1 बाई 1 ब्लड वेसल्स की। तो सबसे पहले अपनी आर्टरीज है, धमनी क्या चीज़ होती है, ये सब चीज़ें देखते हैं। देखो धमनी के बारे में हम बात करें। आर्टरीज क्या है? ये क्या काम करती हैं? ब्लड को कहाँ से कहाँ लेकर के जाती है? हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, यानी प्रत्येक टिश्यू तक ले जाने का काम करती है, टिश्यूज़ तक ले जाने का काम करती है, टिश्यूज़ तक ले जाने का काम है करती है। देखो ये नलिकाकार संरचनाएं हैं जो रक्त को किस में लेकर जाती हैं? यानी हृदय से ऊतकों तक लेकर के जाती हैं। यदि इसकी बात की जाए तो ये क्या काम करती है? ऑक्सीजनेटेड जो रक्त है उसका फ्लो करती है। किसका फ्लो करती है? हम बात कर सकते हैं इसकी कि ये O2 युक्त रुधिर का प्रवाह करने का काम करती है। और यदि O2 युक्त रुधिर है तो उसे कैसा ब्लड माना जाएगा? प्योर ब्लड माना जाता है। कैसा ब्लड माना जाएगा?
प्योर, यानी कहने का मतलब क्या है कि धमनी जितनी भी हैं वो शरीर में, एक को छोड़कर वो हम बात करेंगे, वो कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी शुद्ध रुधिर का परिवहन करने वाली नलिकाकार संरचनाएं क्या कहलाती हैं? आर्टरीज कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। तो अपना पहला पॉइंट हो गया धमनी के बारे में कि ये रक्त को हार्ट टू टिश्यूज करती है यानी ट्रांसपोर्ट कर देती है, यानी रक्त को हृदय से ऊतकों तक ले जाने का काम करती है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको क्या करती है? ट्रांसफ़र करने का काम करती है, परिवहन करने का काम करती है। हम कह सकते हैं ओटो युक्त जो रुधिर है वो क्या कहलाता है? शुद्ध रुधिर कहलाता है। ऑक्सीजन युक्त रुधिर का प्रवाह करने का काम कौन सी नलिका करती है? आर्टरीज करती है। और देखो, धमनी के बारे में बातचीत करते हैं। इसकी जो वॉल है, जो दीवार है, वो थिक लेयर होती है, यानी किस प्रकार की होती है? ये मोटी होती है। कैसी होती है दीवार? कैसी होती है इसकी? मोटी पाई जाती है, यानी धमनी की दीवार मोटी होती है। और इसकी जो गुहा है, किसकी बात करें? इसकी कैविटी की बात करें, इसकी गुहा की बात करें, वो संकरी होती है। कैसी होती है? यानी कम व्यास की पाई जाती है। उसका व्यास बहुत कम होता है, व्यास कम होता है। किसकी तुलना में? सीरा की तुलना में। किसकी तुलना में? सीरा की तुलना में उसका व्यास क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण से इसमें रक्त, ध्यान से देखना, जिसके कारण से इसमें रक्त अधिक दाब के साथ तेजी से बहता है। ध्यान से देखना प्रिय विद्यार्थी, बहुत ही मोस्ट पॉइंट है ये। मैंने क्या बताया कि आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक लेयर होती है, यानी मोटी होती है, और इसकी गुहा कैविटी जो होती है वो संकरी होती है। इस कारण धमनी में रक्त अधिक दाब के साथ तेज़ी से बहने का काम करता है। इसके अलावा देखो, हम और आर्टरीज की बात करते हैं। आर्टरी के बारे में, ये है शरीर की गहराई में धसी रहती है। कहाँ पाई जाती है? यह शरीर की गहराई में पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। तो अपना अगला पॉइंट क्या हो गया? ये शरीर की गहराई में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग चटकीला लाल व गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है। फिर देखो आगे इसके बारे में बात करते हैं, आर्टरीज और क्या चीज़ है। आर्टरीज आगे जाकर के और पतली नलिकाओं में बंट जाती हैं, जिन्हें आर्ट्रियोल्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है? आर्ट्रियोल्स कहा जाता है, धमनिकाएँ कहा जाता है, जो शुद्ध रक्त को कहाँ तक लेकर जाती है? कैपिलरीज तक ले जाने का काम करती हैं। इसके अलावा देखो, धमनी की बात की जाए तो इसमें वाल्व नहीं पाए जाते। क्या एब्सेंट होते हैं? वाल्व नहीं पाए जाते हैं इसमें। वाल्व का मतलब है, देखो क्या चीज़ें होती है, वाल्व क्यों नहीं पाए जाते हैं? ये शुद्ध रुधिर का प्रवाह करती है। शुद्ध रुधिर का प्रवाह करने के कारण इसमें क्या एब्सेंट होते हैं? वाल्व नहीं पाए जाते। तो इसमें कई बातें हमने जानी। ये शरीर की गहराई में धसी रहती है, ये ओटोयुक्त रुधिर का प्रवाह करती है। हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम वितरण वाहिनियाँ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको हम वितरण वाहिनियाँ कह सकते हैं। धमनी क्या कहलाती हैं? वितरण वाहिनी कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये शुद्ध रुधिर का परिवहन करने का काम करती हैं और शुद्ध रुधिर को हृदय से कहाँ तक लेकर के जाती हैं? विभिन्न प्रकार के ऊतकों में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात है, नोट लगा करके ध्यान रखना, एकमात्र एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। वो कौन सी है? तो देखो, फुफ्फुस धमनी हम कह सकते हैं। पल्मोनरी जो आर्टरीज है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है, या हम कह सकते हैं अशुद्ध रुधिर का परिवहन करने का काम करती है। तो सभी को ध्यान होना चाहिए, हमारे शरीर में उपस्थित जितनी भी धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं, लेकिन एक को छोड़कर, और वो कौन सी है? फुफ्फुस धमनी है, जो हमेशा किस रक्त का प्रवाह करती है? अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। मैंने आपको बताया कि इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं। क्या बताया मैंने? कि इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रहे, अपवाद स्वरूप यदि बात की जाए, एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, हार्ट की स्ट्रक्चर में देखते हैं। देखो, हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, 4 कक्षीय है। अब यहाँ पर महाधमनी निकलती है। क्या निकलती है? महाधमनी निकलती है। और इस भाग पर यदि बात की जाए तो फुफ्फुस कांड पाया जाता है, यानी इधर भी महाधमनी है, लेकिन वो किस में जाएगी? आगे जा कर के लंग्स में, मतलब लंग्स में जाएगी, और लंग्स में जाती है
इसलिए उसमें किस प्रकार के रुधिर का प्रवाह होता है, डीऑक्सीजनेट रुधिर का प्रवाह होता है, अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। तो मैंने बताया कि इसमें वाल्व नहीं पाया जाता, लेकिन ध्यान रखना महाधमनियों के दोनों सिरों पर, यदि इधर महाधमनी है जो शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त लेकर के जाएगी, और यहाँ पर फुफ्फुसकांड है, और यहाँ पर 2 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। तो यदि पूछ लिया जाए कि धमनी में वाल्व कहाँ पाए जाते हैं, तो हम बताएंगे कि महाधमनी की, यानी हृदय से महाधमनी निकलती है उस छोर पर, और जो धमनी कहाँ पर जाकर प्रवेश करती है, आगे जाकर के फिल्टर मशीन यानी लंग्स में प्रवेश करती है, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। तो ये अपनी थी धमनी के बारे में इतनी सारी बातें हमको अध्ययन किया कि इसमें रुधिर अधिक दाब के साथ में बहता है, और इसकी जो भित्ति है, दीवार है, वो मोटी होती है, और गुहिका कैसी होती है, पतली होती है, और रुधिर अधिक प्रवाह के साथ में बहेगा। इसमें वाल्व नहीं पाए जाते, इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अपनी दूसरी जो ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स हैं, शिराएं, शिराएं आगे जाकर के वेनुल्स में खुलती हैं, या वेनुल्स, इसमें देखो किस प्रकार का मैकेनिज्म है, एक पूरा का पूरा यदि रुधिर वाहिनियों का चक्कर बनाया जाए तो सबसे पहले आर्टरीज पाई जाती है, ध्यान देना, सबसे पहले आर्टरीज है, और आर्टरीज के बाद में आर्ट्रियोल्स हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, और आर्ट्रियोल्स आगे जाकर के देखो किस में खुल जाती हैं, कैपिलरीज में खुलती हैं, कैपिलरीज में खुलेंगी, और कैपिलरीज आगे जाकर के किस में खुल जाती है, वेनुल्स में खुल जाती है, और वेनुल्स आगे जाकर किस में खुलती है, वेन्स में खुलती है। तो ये पूरा का पूरा चक्कर है। धमनिकाओं में खुलेंगी, धमनिकाएँ आगे जाकर के सिरिकाओं में रक्त कैपिलरीज में खुलेंगी, हम कह सकते हैं रक्त केशिकाओं में, और रक्त केशिकाएँ आगे जाकर के सिरिकाओं में खुलती है, और सिरिकाएँ किसका निर्माण कर देती हैं, एक मोटी नलिका का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा चक्कर है। तो इसकी जो पतली शाखाएँ हैं वो क्या कहलाती हैं, वेनुल से कहलाती है। मोटी बात देखो इसके बारे में क्या है, ये अशुद्ध रुधिर का प्रवाह करती है, अशुद्ध रुधिर का प्रवाह करने वाली नलिकाकार संरचना क्या कहलाती है, वेन्स कहलाती है। अशुद्ध रुधिर का प्रवाह है, डीऑक्सीजनेट ब्लड का प्रवाह करने वाली नलिकाकार संरचना क्या कहलाती है, वेन्स कहलाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये रुधिर को कहाँ से लेकर के कहाँ तक आती है, तो हम बात करेंगे यह रक्त को टिश्यू से हेड तक लाने का काम करती है, हृदय तक लाने का काम करती है। और बातें देखो, ये अशुद्ध रुधिर का प्रवाह करती है, लेकिन अपवाद क्या है, जिस प्रकार से धमनी में एक अपवाद था, ठीक उसी प्रकार से फुफ्फुस जो शिरा है वो क्या काम करती है, प्योर ब्लड का प्रवाह करती है, यानी शुद्ध रुधिर का प्रवाह करने का काम करती है। ध्यान से देखना, अपवाद क्या बता दिया, पल्मोनरी जो वेन है, फुफ्फुस जो शिरा है, वो शुद्ध रक्त का प्रवाह करने का काम करती है। यदि अब आगे बात करें इसकी, ये जो नलिकाकार जो संरचना है ये शरीर की गहराई में धसी रहती है, गहराई में नहीं, त्वचा के नीचे पाई जाती, सॉरी क्या कहाँ पर पाई, त्वचा के नीचे पाई जाती है। और ये किस कलर की होती है, नीले कलर की होती है। ध्यान रहे, इंजेक्शन हमेशा शिरा में ही लगाया जाता है। तो इंजेक्शन कहाँ पर लगता है, शिरा में। त्वचा के नीचे जो नीले रंग की जो वेन्स दिखाई दे रही हैं वो सब की सब क्या है, शिराएँ हैं। आगे बात करें तो इसमें कई प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। ये वाल्व क्यों पाए जाते हैं, अशुद्ध रुधिर के प्रवाह को विपरीत दिशा में जाने से रोकने का काम करते हैं। ये कोई डक्ट है, नलिका है, यदि इसमें फ्लूइड इस प्रकार से बह रहा है तो देखो ये क्या काम करती है, ऊतकों से हृदय की ओर आने का काम करती है। ऊतकों से किसकी ओर आ रही है, हृदय से। अब सपोज दैट देखो ये इस टिश्यू से चलती है और यहाँ तक आ गई। अब इसमें किस प्रकार का रुधिर है, डीऑक्सीजनेटेड रुधिर है, यानी अशुद्ध रुधिर है। तो इसको वापस कोशिका में जाने से रोकने का काम करने के लिए क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। और ये क्या है, एक प्रकार की संग्रह वाहिनियाँ हैं। किस प्रकार की वाहिनियाँ, कलेक्टिंग डक्ट के नाम से इन्हें जाना जाता है। संग्रह वाहिनियाँ हैं क्योंकि ये क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करती हैं और लाकर के किस में छोड़ देती हैं, हृदय में लाकर के छोड़ती हैं। तो ये किसके बारे में था, शिराओं के बारे में था। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज की। तो ये सबसे पतली नलिकाकार संरचनाएँ होती हैं। ध्यान से देखना, कैपिलरीज क्या चीज़ है, ये सबसे पतली यानी थिन लेयर, सबसे ज़्यादा पतली कोशिकाएं हैं, थिन सेल हैं ये। और इनका काम क्या होता है, तो इनका काम यही है कि ये आर्टरीज को किससे कनेक्ट कर देती है, कनेक्टेड कर देती है वेन्स से।
किससे कनेक्टेड कर देती है? वेन से। तो हम कह सकते हैं धमनी तथा शिरा को जोड़ने वाली पतली नलिकाकार संरचनाएं क्या कहलाती हैं? रक्त केशिकाएं कहलाती हैं। इसकी जो पैरामीटर की यदि बात की जाए, रक्त केशिकाओं के पैरामीटर की बात की जाए तो ये 4 से 10 माइक्रोन मीटर व्यास की होती है। इसका व्यास कितना होता है? 4 से 10 माइक्रोन मीटर व्यास होता है। यदि इसकी लेंथ की बात की जाए कि ये कितनी लंबी होती है, तो ध्यान रहे 0.3 mm से लंबी नहीं हो सकती, यानी 0.3 mm से छोटी ही पाई जाती है। कौन? कैपिलरीज, रक्त केशिकाएं। तो काम क्या हो गया इसका? कनेक्टेड का काम करती है, ये धमनी तथा शिरा को जोड़ने का काम करती है। अब इसका मतलब देखो क्या हुआ, ये जो नलिकाकार जो संरचनाएं हैं कैपिलरीज जो हैं, ये क्या काम करती हैं? ये इसके अंदर जो इसकी जो भित्ति है, और एक बात और याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिका इंटीमा की बनी होती है। ध्यान से देखना, किसकी बनी होती है? ट्यूनिका इंटीमा की बनी होती है। हम कह सकते हैं ये किसकी बनी होती है, यानी उपकला कोशिका जो है एक लेयर की बनी होती है। इसकी जो दीवार है सिर्फ उसमें मैंने आपको बताया था कि धमनी, शिरा तथा रक्त केशिकाओं में जो इनकी भित्ति है वो 3 लेयर की बनी होती है, क्रमशः जिनके नाम थे ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और नंबर 3 था ट्यूनिका इंटीमा। तो ध्यान रहे जो ये कैपिलरीज है ये बहुत ही पतली भित्ति वाली कोशिका होती है और किसकी बनी होती है? ये ट्यूनिका इंटीमा की बनी होती है, यानी अंत उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ट्यूनिका इंटीमा का मतलब क्या है? अंत उपकला की बनी होती है। अब इसका काम क्या है? तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, यदि इसके काम की बात की जाए तो इसकी जो दीवार है वो क्या काम करती है? जितने भी यूजफुल हैं, जितने भी यूजफुल कंपाउंड हैं उनको ऑब्जर्व करती है, उनको ग्रहण करने का काम करती है, अवशोषित करने का काम करती है। देखो ये किस का, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेयर है किसकी? कैपिलरीज की। तो ये क्या काम करेगी? जल का अवशोषण करेगी। इसके अलावा उपयोगी जितने भी पदार्थ हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात कर लें ग्लूकोज की बात करें, हम किसकी बात करें? एमिनो एसिड की बात करें, हम किसकी बात करें? फैटी एसिड की बात करें। तो कई प्रकार के यूजफुल कंपाउंड कब बने थे? वो कब बने थे? तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का पाचन तंत्र। उसमें भोजन के पाचन के बाद में बात की थी कि कुछ सरलतम यौगिक बन जाते हैं जिनका छोटी आंत्र की उपकला क्या कर लेती है? अवशोषण तथा स्वांगीकरण कर लेती है। और स्वांगीकरण के मैकेनिज्म में हमने एक बात पढ़ी थी कि वो सरलतम यौगिक है छोटी आंत्र की उपकला पर पाए जाने वाली रंशांकुर, जिसको हमने क्या कहा था? विलाई, उसके ऊपर क्या उपस्थित था? माइक्रोविलाई, यानी सूक्ष्मांकुर की सहायता से अवशोषित कर लिए जाते हैं और रक्त में मिलाकर के शरीर की प्रत्येक कोशिका में भेज दिए जाते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म कंप्लीट होती है, यानी उपापचय क्रियाएं संपादित होती हैं। तो ये यूजफुल जो कंपाउंड हैं, जो उपयोगी जो पदार्थ हैं, उनको अवशोषित करने का काम किसका होता है? तो ध्यान रहे ये कैपिलरीज का होता है। इसके अलावा ये कैपिलरीज क्या काम करती है? उन पदार्थों को ऊतकों में भेजती है और ऊतकों में बनने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ को, उनको टेक ओवर कर लेती है, वहाँ से उठा लेती है और आगे जाकर किस में छोड़ देती है? किस में छोड़ देती है? वेनुल्स में छोड़ देती है, यानी सिरिकाओं में छोड़ देती है। और वो सिरिकाएँ किस में लेकर के जाती हैं? शिरा में। और वो शिरा किस में लेकर के जाएगी? यानी फुफ्फुस धमनी की सहायता से फेफड़ों में लेकर के जाएगी और फेफड़ों से उसमें क्या हो जाता है? उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, उनका शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से हम किसकी बात करें? कैपिलरीज की बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर से देखो कैपिलरीज क्या है? ये थिन सेल है और इसका काम क्या मुख्य? ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्टेड करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। इसके पैरामीटर की बात की जाए तो ये 4 से 10 माइक्रोन मीटर की संरचना होती है। लेंथ 0.3 mm से ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। और यदि बात की जाए तो ये एक ही परत की बनी होती है, अंत उपकला की ट्यूनिका इंटीमा की बनी होती है। और ये जो लेयर क्या काम करती है? ये कोशिका क्या काम करती है? जल के साथ में उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर लेती है और कोशिका के अंदर निर्मित हानिकारक पदार्थों को टेक ओवर कर लेती है, वहाँ से उठा लेती है, फिर किस में छोड़ देती है? वेनुल्स में छोड़ देती है। और वेनुल्स आगे ले जाकर उसको किस में छोड़ देता है? शिरा में छोड़ देता है। तो ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स थी जिनका हमने अध्ययन किया। यदि इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि इसका किस प्रकार का निरूपण है, तो देखो ये आर्टरीज है, ध्यान देना, ये आर्टरीज की स्ट्रक्चर है, ये धमनी की स्ट्रक्चर है। ये धमनी आगे जाकर के शाखाओं में बन जाती है, ऐसे शाखाओं का निर्माण कर लेती है और ये शाखाएं आर्ट्रियोल कहलाती हैं। ध्यान से देखना क्या कहलाती हैं? आर्ट्रियोल्स कहलाती हैं, धमनिकाएँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? धमनिकाएँ कहलाती हैं।
फिर ये आगे जा कर के और महीन शाखाओं का निर्माण करती हैं, और वो महीन शाखाएं कैपिलरीज कहलाती हैं, जिनका एक विशिष्ट जाल पाया जाता है जो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक फैला रहता है और आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, कैपिलरीज कहा जाएगा। और कैपिलरीज आगे जाकर किस में खुल जाती हैं, मिल करके किसका निर्माण कर लेती है, वेनुल्स का निर्माण कर लेती है, और वेनुल्स आगे जाकर किस में बंट जाती हैं, वेन में बंट जाती है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम है अपनी रुधिर वाहिकाओं का, धमनी, फिर धमनिकाएँ, फिर रक्त केशिकाएँ, फिर शिरिकाएँ, और उसके बाद में कौन सी आ जाती है, शिरा आ जाती है। अब एक साथ यदि धमनी व शिरा में अंतर की बात की जाए तो ध्यान से देखना, धमनी को दोनों में अंतर बता रहा हूँ मैं, बिटवीन डिफरेंस एट्रियोल्स एंड वेन्स। तो पहला इसका अंतर है कि धमनी को क्या कहा जाता है, वितरण वाहिनियाँ कहा जाता है। नंबर 1 शिरा का, इसे संग्रह वाहिनी कहते हैं। धमनी शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, लेकिन किसको छोड़ करके, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। अब शिरा की बात करें, शिरा अशुद्ध रुधिर का प्रवाह करती है, लेकिन फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का प्रवाह करने का काम करती है। अगली बात की जाए, धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते हैं, कपाट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन महाधमनी तथा फुफ्फुस कांड में अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। अब शिरिकाओं की बात करें तो शिरा में विभिन्न प्रकार के कपाट पाए जाते हैं जो अशुद्ध रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। और बात करें तो धमनी जो है वो चटकीले लाल व गुलाबी रंग की होती है, जबकि शिराएँ गहरे लाल व नीले रंग की होती हैं। अब बात करें धमनी की, तो धमनी शरीर की गहराई में धंसी रहती है, गहराई में पाई जाती हैं, जबकि शिराएँ जो हैं वो त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। अगले काम की यदि बात करें तो धमनी की दीवार मोटी होती है, गुहा संकरी होती है। तो उसकी बात कर लें तो जो धमनी शिरा है उसकी दीवार कैसी होती है, पतली, और गुहा कैसी होती है, चौड़ी होती है। अगला पॉइंट धमनी का, इसमें रुधिर अधिक दाब के साथ में तेज़ी से बहता है और उसमें रुधिर कम दाब के साथ में धीरे धीरे बहने का काम करता है। और बात करें तो मृत्यु के बाद में धमनी जो प्रत्येक जंतु, मैं मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, पृथ्वी पर जितने भी मेमल्स हैं, जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में धमनियाँ खाली हो जाती हैं, लेकिन शिराएँ भरी रहती हैं। शिराएँ क्यों भरी रहती है, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, जगह जगह वाल्व पाए जाते हैं, और उन दो वाल्वों के बीच में जो रुधिर है वो उसके अंदर ही पड़ा रहता है। तो ये पॉइंट है इसका महत्वपूर्ण कि जंतु की मृत्यु के बाद में धमनी में रुधिर खाली हो जाता है, धमनी से रुधिर खाली हो जाता है, लेकिन शिरिकाओं में रुधिर पाया जाता है। और यदि बात की जाए तो ये जो शिराएँ हैं इनके अंदर देखो क्या है, शिराओं में इंजेक्शन लगाया जाता है, ये भी पॉइंट है, इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज की, और कैपिलरीज क्या है, तो ये तो दोनों का ही काम करती है, रुधिर का O2 का आदान प्रदान करने का काम करती है, यानी आवश्यक पदार्थों को लेती है और अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर मुक्त करने का काम करती है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बहुत ही अच्छे से हमने ब्लड वेसल्स की बात की। कल हम बात करते हैं हार्ट स्ट्रक्चर। धन्यवाद।